Hello everyone, how are you all? I hope that you guys are doing really good and welcome back. आज की क्लास में हम परफेक्ट स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आपको ऑडिट एग्जाम को क्रैक करना है मई 2021 में। बेसिकली स्टूडेंट्स के इतने सारे डाउट्स रहते हैं, मैम हमें ऑडिट में कभी स्कोर क्यों नहीं मिलता है, क्या एग्जामिनर की हमारे से क्या दुश्मनी है, मैम क्यों सिर्फ कभी कभी पासिंग मार्क्स ही स्कोर कर पाते हैं हम लोग और बहुत बच्चे तो पासिंग मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाते हैं। मैम किस तरीके से ऑडिट को पढ़ना चाहिए कि हम क्रैक कर दें इसे और हमें एग्जाम्पशन आ जाए ऑडिट में। ये सारे सवाल बच्चों के बार बार मेरे पास आते हैं और यही वजह है आज के सेशन का कि आज की क्लास में हम ऐसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है अपने एग्जाम में। मैम आज के सेशन में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ साथ में हम ये भी डिस्कस करेंगे आपके हर एक सीए इंटर ऑडिट के चैप्टर का क्या वेटेज रहता है पास्ट पेपर के हिसाब से। उसके बाद हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, वो है एबीसी एनालिसिस कि कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है, कितनी बार रिवीजन करने हैं और साथ ही साथ इस सेशन में मैं आपको काफी सारे टिप्स बताऊंगी जिनकी वजह से स्टूडेंट्स को एग्जाम्पशन मिलता है एग्जाम में, स्पेशली इन द सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। ओके मैम, सो वी विल स्टार्ट विद अवर स्ट्रैटेजी। ओके, बिफोर स्टार्टिंग एक पोयम मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहूंगी, आप लोगों को ये चीज का एहसास दिलाना चाहूंगी कि ये इंपॉर्टेंट कितना है आपका ये अटेम्प्ट आपके लिए और आप इस अटेम्प्ट को डेफिनेटली क्लियर कर जाएंगे। टू स्टार्ट विद, वी विल स्टार्ट दिस सेशन विद ग्रेट अमाउंट ऑफ मोटिवेशन। मंजिलें यूं ही नहीं मिला करती, कड़ी मेहनत, पूरी लगन, सही दिशा, बुलंद हौसला, तभी जाकर बनता है जीवन का स्थायी घोंसला। भरोसा अपने आप पर जो लेता है, भगवान भी उसी का साथ देता है। चींटी सीखती है लगन से पहाड़ पर चढ़ना, शिक्षक सिखाते हैं लगन से कैसे पढ़ना। परिश्रम से कठिनाइयां दूर हो जाती है, तभी तो मंजिल पाई जाती है। मेहनत, इरादे और लगन से बनती है हस्ती। और आप मेहनत कर रहे हैं, आपका इरादा पक्का है, डेफिनेटली आप इस अटेम्प्ट को किल कर देंगे। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप एग्जाम में अपना बेस्ट देकर आ सको और उन मिस्टेक्स को ना करो जो यूजुअली बच्चे करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि भाई आपका पेपर एग्जाम में कैसे पूछा जाता है, किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपका पेपर जो है एग्जाम में आता है। तो अगर हम देखें आपके इंटर में, सीए इंटर ऑडिट में टोटल आपके 13 चैप्टर्स हैं। एवरीबडी नोज दैट मैम, यस वी नो दैट कि मैम हमारे 13 चैप्टर्स हैं। ओके, उसके बाद में 13 चैप्टर्स हैं और उसमें आपके पेपर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपका जो एमसीक्यू है वो अराउंड 30 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है और जो ट्रू एंड फॉल्स है वो अराउंड 14 मार्क्स का आपके एग्जाम में आता है। तो 44 मार्क्स के तो आपके एमसीक्यू और ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आ जाते हैं। और आपको पास होने के लिए कितना चाहिए? पास होने के लिए मैम हमें तो सिर्फ 40 चाहिए। तो 44 मार्क्स तो सिर्फ एमसीक्यू और ट्रू एंड फॉल्स से आ रहे हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आप इन एमसीक्यूज और ट्रू एंड फॉल्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लो तो कोई आपको पास होने से तो रोक ही नहीं सकता। और स्कोर कैसे करना है वो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? तो 44 मार्क्स के तो एमसीक्यू ट्रू एंड फॉल्स आ गए जिनके ऊपर हमें डेफिनेटली पूरे के पूरे नंबर इसमें स्कोर करने हैं। और ये इनमें आप नंबर कैसे स्कोर करोगे? अगर आपकी पूरी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी रहेगी। मैम ये कॉन्सेप्ट ही तो हमें समझ में नहीं आ रहे हैं, हम इसका क्या करें? हमने तो क्लास नहीं ली है। कोई बच्चों ने बोला कि मैम पर क्लास ली थी, पर बहुत पहले क्लास ली थी, अब हम इस कॉन्सेप्ट का क्या करें? टू स्टार्ट विद आई विल टेल यू, मैं अन अकेडमी पे मैंने फ्री क्लासेस स्टार्ट किया है जिन्हें हम स्पेशल क्लास बोलते हैं। और इस स्पेशल क्लास में मैं ऑडिट सब्जेक्ट पे एक क्रैश कोर्स ले रही हूं फॉर
क्रैश कोर्स फॉर May 2021 स्टूडेंट। तो अगर आप May 2021 वाले स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है कि फ्री क्रैश कोर्स मैं ऑडिट पे ले रही हूं फॉर May 2021। और इस क्रैश कोर्स में हम ऑडिट के हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ रहे हैं, हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो आपको अगर क्लासेस नहीं ली है, अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक है, तो आप ये फ्री स्पेशल क्लास ले सकते हो जो कि ऑडिट पे हो रहा है। इट्स अ क्रैश कोर्स बैच फॉर May 2021 स्टूडेंट एंड इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस क्रैश कोर्स बैच को अवेल करने के लिए, आप एनरोल करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं CA दीपिका, और इससे आप इस स्पेशल क्लासेस को एनरोल कर पाएंगे और फ्री में ऑडिट का क्रैश कोर्स ले पाएंगे फॉर May 2021। तो ये तो रही बात कि अगर आपने क्लासेस नहीं लिया है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अगर आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, तो आपको क्या करना है, आप मेरे से क्रैश कोर्स ले सकते हो। बिल्कुल कोई पैसा पे करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है आपके लिए ये क्रैश कोर्स मैं ले रही हूं। ओके, टू स्टार्ट विद, अब हम देखते हैं, मैंने बोला कि 13 चैप्टर्स हैं हमारे ऑडिट के। इन चैप्टर्स का वेटेज क्या रहता है? सबसे पहले तो हमें वेटेज जानना जरूरी है कि ये हर एक चैप्टर, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि उसके बिना आपकी स्ट्रैटेजी बनाना या प्लानिंग बनाना बिल्कुल वेस्ट है अगर आपको नहीं पता है कि कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है एग्जाम में। तो अभी हम वन बाय वन वेटेज को डिस्कस करेंगे कि हर चैप्टर आपका कितने मार्क्स का अप्रॉक्स एग्जाम में आता है ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट पेपर्स। तो जिस तरीके से अगर हम पास्ट पेपर्स को देखेंगे उस हिसाब से हम अपने वेटेज को डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली अगर हम वेटेज देखें तो सबसे पहले जो आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स हैं, ऑडिट के, मैम ये कौन से चैप्टर हैं? एक तो है आपका चैप्टर नंबर 1, दैट इज नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट। आपका दूसरा चैप्टर है जो कि है ऑडिट की स्ट्रैटेजी पे। आपका नेक्स्ट चैप्टर है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस। उसके बाद आपका चैप्टर है ऑडिट रिस्क का, और उसके बाद है आपका चैप्टर फ्रॉड का। ये है आपके फर्स्ट 5 चैप्टर्स जो बेसिकली ऑडिट के बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। इन फर्स्ट 5 चैप्टर्स में से आपके एग्जाम में वेटेज है इन चैप्टर्स का अराउंड 35 मार्क्स। तो आपके एग्जाम में फर्स्ट 5 चैप्टर में से अराउंड 35 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यस, यू आर हियरिंग इट राइट, 35 मार्क्स के क्वेश्चंस तो इन 5 चैप्टर में से ही आ जाते हैं। मैम इंडिविजुअली इनमें से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो अगर मैं आपको हर एक चैप्टर का इंडिविजुअली बताऊं तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन और ऑडिट एविडेंस में से कम 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अगर ऑडिट स्ट्रैटेजी की बात करें तो इसमें से भी 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर हम नेचर, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट की बात करें तो इसमें से अराउंड 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और उसके बाद आपका ऑडिट रिस्क, ऑडिट फ्रॉड में से 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रॉक्स 5 to 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि इतने ही मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये हम अपनी पास्ट पेपर्स के एनालिसिस के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं। और आपको भी अपनी स्टडी जो है वो इसी तरीके से करनी है कि आप पहले पेपर एनालिसिस देखो कि किस तरीके से आपके एग्जाम में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कौन से चैप्टर में से। फिर अगर मैं बात करूं तो अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बताऊं तो फर्स्ट 5 चैप्टर की वेटेज मैंने आपको बता दी, 35 मार्क्स की एग्जाम में आती है। इंडिविजुअल चैप्टर्स अगर हम देखें तो वो भी मैंने बता दिया, फर्स्ट 5 चैप्टर्स का ये वेटेज है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट चैप्टर है कंपनी ऑडिट का। कंपनी ऑडिट में से कम आपके एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन का वेटेज है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ योर CA इंटर ऑडिट। इस चैप्टर को तो आपको ऐसे बॉर्नवीटा को जैसे दूध में घोल के पी जाते हैं, उस ऐसे आपको पी जाना है इस चैप्टर को। मतलब आपको इस चैप्टर के टिप्स एंड बिट्स सारे याद रहने चाहिए ऑल द टाइम। नींद में से भी उठा के अगर आपको कोई कंपनी ऑडिट का सवाल पूछ ले तो आपके तुरंत आपके जबान पे आ जाना चाहिए। ओके, उसके बाद अगर मैं बोलूं तो ऑडिट ऑफ बैंक्स, ये जो चैप्टर है आपका ऑडिट ऑफ बैंक्स, इसमें से अराउंड क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर आ गया आपका ऑडिट ऑफ डिफरेंट एंटिटीज, इसमें से आपके अराउंड 8 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैम 8 से 10 मार्क्स के? यस, 8 से 10 मार्क्स के।
फिर है आपका चैप्टर ऑडिट रिपोर्ट का, इसमें से अराउंड आपके 5 से 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर अगर हम बात करें आपके चैप्टर सैंपलिंग की, जो कि है ऑडिट सैंपलिंग, इसमें से भी अराउंड 5 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट अगेन फिर है आपका ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट पे चैप्टर। ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट पे एटलीस्ट कई बार अगर आपको क्वेश्चन आता है तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो एट टाइम्स आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आता है, एट टाइम्स एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। फिर आया आपका चैप्टर ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तो एक पूरी की पूरी ग्रंथ है अपने आप में, इतना वास्ट चैप्टर है। इसमें से अराउंड 10 to 15 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद में आया आपका एनालिटिकल प्रोसीजर। इस चैप्टर में से अराउंड 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके एग्जाम में। तो आई होप आपने ये मेरे साथ में लिख लिया है कि कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है। आई होप आपने ये लिख लिया है। तो इस तरीके से आपके चैप्टर की वेटेज है। तभी आज इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैंने वेटेज क्यों डिस्कस किया है, क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई एबीसी एनालिसिस के हिसाब से करनी है। मैम ये एबीसी एनालिसिस क्या होता है? अरे ठंड रखो, सब बताऊंगी किस तरीके से आपको एबीसी एनालिसिस को करना है। ओके, तो बेसिकली मैंने आपको वेटेज डिस्कस किया। अभी क्या अपना फेब है ना, फेब आपका अब खत्म हो जाएगा, तो फेब को अगर हम नहीं भी काउंट करें तो भी चलता है। फॉर द मंथ ऑफ मार्च, अप्रैल और आपका कुछ 20 डेज ऑफ मई है। अगर आप दोनों ग्रुप्स नहीं दे रहे हो और सिर्फ सेकंड ग्रुप दे रहे हो तो आपके पास कुछ और दिन है, पर अगर आप दोनों ग्रुप्स दे रहे हो तो आपके एग्जाम 21, 22 से स्टार्ट हो जाएंगे। तो 20 डेज ऑफ मई आपके पास है। तो मार्च, अप्रैल और 20 डेज ऑफ मई। मैम इसमें इतने टाइम में हमें ऑडिट की कितनी बार रिविजन कर लेनी है? एटलीस्ट आपकी रिवीजन जो ऑडिट की होनी चाहिए वो होनी चाहिए 3 से 4 बार रिवीजन आपकी पूरी ऑडिट की थोरली हो जानी चाहिए। मैम किस तरीके से रिवीजन करनी है हमें ये बताओ। चलो 3 से 4 बार करनी है, हम अपना प्लान बनाएंगे कि हम 3 से 4 बार रिवीजन अच्छे से करें, पर हमें किस तरीके से इस रिवीजन को करना है हमें वो तो बताओ। यस, आज की सेशन में हम यही डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, ये भी डिस्कस करेंगे कि कैसे पढ़ना है। तो जब आप अपने मार्च के मंथ में फर्स्ट रिवीजन जब आप ऑडिट की करेंगे, आई सपोज आप लोगों ने सबने अपनी क्लासेस ले ली है, और अगर नहीं ली है तो मैंने जैसे बताया, आप मेरा जो फ्री क्रैश कोर्स चल रहा है ऑडिट पे अनअकैडमी पे, उससे भी आप क्लासेस ले सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट को ब्रश कर सकते हैं। हम इन फ्री क्रैश कोर्स क्लास में ना मैं बहुत सारे एमसीक्यू टेस्ट लेती हूँ, हर चैप्टर पे मैं ट्रू एंड फॉल्स एमसीक्यू टेस्ट लेती हूँ, हर जगह मैं काफी चीजें इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हाईलाइट करवाती हूँ। तो अगर आपने अभी तक क्लास नहीं लिया है या भूल गए हो तो क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर लेना, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं सपोज कर रही हूं कि आप अपनी फर्स्ट रिवीजन डेफिनेटली मार्च में स्टार्ट करेंगे। ऑब्वियसली लेट्स से आपने फर्स्ट वीक ऑफ मार्च से ऑडिट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो मैम हमें कैसे स्टार्ट करनी है, पहली रिवीजन हमें कैसे करनी है? सबसे पहले आपको अपने चैप्टर्स को एबीसी एनालिसिस में डिवाइड कर देना है। मतलब ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में डिवाइड कर देना है सारे चैप्टर्स को अकॉर्डिंग टू दी वेटेज। वेटेज मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस करवा दिया है, तो इस वेटेज के हिसाब से आप एबीसी में अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट 5 चैप्टर्स यहां पे ले लिए, लेट्स से आपने फर्स्ट 5 चैप्टर्स अपने ए कैटेगरी में डाल दिए, साथ साथ में आपने क्या डाल दिया, कंपनी ऑडिट अपने ए कैटेगरी में डाल दिया। ओके, तो देखो फर्स्ट 5 चैप्टर्स की वेटेज मैंने बोला 35 मार्क्स है, कंपनी ऑडिट की आपके एग्जाम में वेटेज है अराउंड 15 to 20 मार्क्स की। तो इस तरीके से आपने अपना फर्स्ट 5 ये आपने ए कैटेगरी में डाल दिया। बी कैटेगरी में आपने डाल दिए लेट्स से चैप्टर लाइक ऑडिट रिपोर्ट and audit, let's say audit sampling, analytical procedures, audit of different entities, audit of banks, ये आपने अपने बी कैटेगरी में चैप्टर्स को डाल दिए। ओके, और सी कैटेगरी में आपने क्या डाला, सी कैटेगरी में आपने डाल दिया ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट एंड ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस। मैम इसमें से तो काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस,
मैं आपने बोला इसका काफी वेटेज है, 10 से 15 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें से, पर ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा वास्ट है। अगर आप इसको पहले पढ़ने लग गए, एक कैटेगरी में इसको डाल दिया, तो ये चैप्टर इतना ज्यादा वास्ट है, आपका इतना ज्यादा टाइम ले लेगा और आप इतना ज्यादा बोर हो जाएंगे कि आपका दूसरे चैप्टर्स पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो मैंने आपको क्या बोला है, आप ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस को एक बार लास्ट में पढ़ेंगे, ताकि आपके पहले सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाए, ताकि आप लास्ट में इस चैप्टर को अच्छे से खत्म कर सको। ये चैप्टर वास्ट है, जितना खत्म हो जाए उतना अच्छा है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में से कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी नहीं पूछा जाता है। स्पेशली 2 चैप्टर्स को मैं यहां पे हाईलाइट करना चाहूंगी। मैम कौन से चैप्टर्स को आप हाईलाइट कर रहे हो, बता दो हमको। जो चैप्टर है आपका ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड automated environment, specifically for these 2 chapters I'm telling you, इन 2 चैप्टर में से ऑडिट ऑफ बैंक एंड ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में से बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आपके स्टडी मैट के पीछे जो दिए गए क्वेश्चंस होते हैं उसी में से क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपकी जो आरटीपी के क्वेश्चन होते हैं, आरटीपी के क्वेश्चंस ही आ जाते हैं। तो कम से कम इन चैप्टर्स के लिए आप 3 अटेम्प्ट्स की आरटीपी के जितने भी इन चैप्टर्स में से जो क्वेश्चन है उनको आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाओगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे देखा गया है ऑडिट ऑफ बैंक या ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में से स्टडी मैट या फिर आरटीपी का क्वेश्चन ही रिपीट होके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान देंगे इन चैप्टर्स पे और इन चैप्टर्स की स्टडी मैट और आरटीपी को घोल घोल के पी लेंगे। ओके मैम, पी लेंगे हम लोग। चलो मूविंग फॉरवर्ड टू आगे आपको कैसे पढ़ाई करनी है। मैम ये तो आपने बता दिया कि फर्स्ट रिवीजन में आपका एबीसी एनालिसिस क्या होना चाहिए, आपने हमें बता दिया। चैप्टर वाइज वेटेज भी आपने हमें बता दिया। मैम लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑडिट में एग्जम्पशन मिलता है या ऑडिट में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं। मैम ऐसे बच्चे क्या करते हैं, हमें बताइए। तो मैं आपको अब कुछ टिप्स के बारे में बताने वाली हूं, जिनके ऊपर आप अगर ध्यान देंगे तो आपके एग्जाम में आपको एग्जम्पशन लाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, एंड आई कैन गारंटी यू दैट। ओके, फर्स्ट थिंग इज मैम हमें कितनी बार ऑडिट को रिवाइज करना है। जैसे मैंने बोला, आपका कम से कम 3 से 4 बार आपको थ्योरी सब्जेक्ट को रिवाइज करना ही करना है, मैंडेटरी है। मैम सिर्फ ऑडिट को नहीं, ऑडिट के साथ साथ लॉ और जितने भी आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, आपको उन सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स को 3 से 4 बार रिवाइज करना है। मैम क्या ये पॉसिबल है, क्या हम 3 से 4 बार रिवाइज कर सकते हैं? डेफिनेटली रिवाइज कर सकते हो। आपके पास अभी देखा जाए, अगर आप दोनों ग्रुप्स भी दे रहे हो तो 83 डेज है सेल्फ स्टडी करने के लिए, और इसमें आराम से आप हर एक सब्जेक्ट को 3 से 4 बार रिवाइज कर सकते हो, अगर आपने प्रॉपर टाइम से प्लानिंग कर रखी है। तो पहले तो आपका प्लान तैयार रहना चाहिए, टाइम टेबल तैयार रहना चाहिए कि कौन सी डेट पे कौन सा सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, वो आपका प्रॉपर अपने हैंड्स में होना चाहिए। तो रिवाइज आप 3 से 4 बार इन हर एक सब्जेक्ट को करेंगे, ठीक है। जब भी आप अपनी फर्स्ट रिवीजन को करोगे, जैसे मैंने बोला एबीसी एनालिसिस के साथ आप अपनी फर्स्ट रिवीजन को करोगे, तो जैसे ही आप अपनी फर्स्ट रिवीजन को करोगे, फर्स्ट रिवीजन को करने के समय आप हाईलाइट कर देंगे कुछ ऐसे वर्ड्स को। आप अपने साथ क्या रखेंगे, रंग बिरंगे हाइलाइटर्स रखेंगे। अब हाईलाइट करोगे तो कॉपी क्या दिखेगी, आपकी जो नोटबुक है आपकी बिल्कुल कलरफुल दिखेगी, जो काफी मदद मिलती है, क्योंकि कलरफुल नोट्स होते हैं तो उनमें से पढ़ने से तो देखो मजा आता है। तो आप अपनी फर्स्ट रिवीजन में सारे वर्ड्स को हाईलाइट करोगे जो आपके आंसर को फॉर्मल बनाते हैं। इनको क्या बोलते हैं, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स कोई वर्ड ज्यादा ऐसे कोई हेन तेन अलग वर्ड्स नहीं है, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके आंसर को थोड़ा फॉर्मल बना देते हैं। तो फर्स्ट रिवीजन के दौरान ही आप अपना हाइलाइटर लेकर बैठोगे। डोंट फॉरगेट दिस, stay with your highlighter, start marking those words that make your answer formal। ऐसे पूरी लाइन को मत मार्क कर देना, कुछ कुछ वर्ड्स को मार्क करो जो कीवर्ड्स हैं, जिनको लिखने से एग्जाम में आंसर फॉर्मल लगे। तो वैसे वर्ड्स को आप फर्स्ट रिवीजन में ही मार्क कर लेंगे। ओके मैम, जैसे भी आप ऑडिट पढ़ते हो, देखो ऑडिट एक वास्ट सब्जेक्ट है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर एक क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। आप हमेशा ऑडिट को कैसे पढ़ो, मेमोरी टेक्निक्स के साथ पढ़ो। जैसे ही कोई मेमोरी टेक्निक बनाते हो, तुरंत उस मेमोरी टेक्निक को वहां पे लिख दो। स्टोरी बना के पढ़ो। जैसे मैं अपनी क्लास में हमेशा मेमोरी टेक्निक और स्टोरी के साथ बच्चों को पढ़ाती हूँ, तो मेमोरी टेक्निक स्टोरी बना के रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे पॉइंट्स को। अच्छा, उसके बाद में आपको क्या करना है,
ये तो आपकी फर्स्ट रिवीजन में, आपने फर्स्ट रिवीजन में क्या किया, हाईलाइट कर दिए वर्ड्स को, ताकि जो आपके आंसर को थोड़ा फॉर्मल बनाते हैं। जब आप अपनी सेकेंड रिवीजन करेंगे तो जो आपके ऑलरेडी हाईलाइटेड वर्ड्स है उनके ऊपर आप बहुत ज्यादा एम्फेसिस दोगे, उनको लाउडली बार बार बोलकर याद कर लोगे। तो जब आप सेकेंड रिवीजन करोगे, पहले रिवीजन में आपने सब हाईलाइट कर रखा है, सेकेंड रिवीजन में आप जब भी पढ़ोगे इन क्वेश्चंस को, बार बार हाईलाइटेड वर्ड्स पे एम्फेसिस दो, उन्हें बार बार बोलो, अपने रिवीजन में लाउडली रिवीजन करो और बार बार इन वर्ड्स को रिपीट करो, ताकि आपके दिमाग में ये वर्ड्स एकदम अच्छे से सेट हो जाए। जैसे ही आंसर लिखो तो अपने आप ये वर्ड्स आपके पास आने चाहिए कि हमें लिख दो पेपर में, ठीक है? ओके, नाउ अगेन, the most biggest mistake which each and every student does in the subject of audit is, आप क्या करते हो, पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो, उसके बाद आप क्वेश्चन देख लेते हो, अरे ये क्वेश्चन है, ये तो मुझे आता है, ये भी मुझे आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, बड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। एक बार चैप्टर पढ़ते ही आपको लगता है ये सब आता है आपको। आप कभी भी आंसर्स पे ध्यान नहीं देते हो। आप मुझे बताओ, जब भी आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो क्या जो भी आंसर आता है उसे अपनी बुक से मैच करते हो? हाँ मैम, हम तो करते हैं, यस हम करते हैं। तो ऐसा आप थ्योरी में क्यों नहीं करते हो? थ्योरी में ये चीज करनी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार जो एग्जाम में आप आंसर लिख के आ रहे हो और एग्जामिनर या आईसीएआई जो आपसे आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है, वो दो अलग अलग चीजें होती है। मतलब आपको लगता है आपने ठीक लिख दिया, पर अकॉर्डिंग टू आईसीएआई आपका आंसर करेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा जब भी आप थ्योरी पढ़ रहे हो अपने आंसर्स को मैच करो सजेस्टेड आंसर से। मैम कैसे मैच करें? ठीक है, आपने फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन को पढ़ा, मान लो एक चैप्टर, आपने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किया और आपने कुछ चैप्टर, उस चैप्टर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़े। लेट्स से स्टडी मैट के पीछे वाले क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर रहे हो। तो जब आप स्टडी मैट के पहला क्वेश्चन पढ़ते हो तो आप क्या करोगे, इमेजिन करोगे कि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो आप क्या आंसर लिखकर आओगे। फिर आप अपने आंसर को, जो आपने इमेजिन किया है, उस आंसर को सजेस्टेड आंसर, मतलब जो बुक के पीछे आंसर दिया है उससे मैच करने की कोशिश करो, और फिर आपको पता चलेगा वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग। आपसे आईसीआई किस तरीके से आंसर एक्सपेक्ट करता है और आप किस तरीके से आंसर लिख के आ रहे हो, वेयर आर यू गोइंग रॉन्ग, आपको पता चलेगा। और ट्रस्ट मी, अगर आपने अपने आंसर्स को मैच नहीं किया, आप कभी भी अपनी मिस्टेक को स्पॉट कर ही नहीं पाओगे, एंड आई कैन गारंटी यू दैट। चाहे कोई भी कैसे भी आप पढ़ लो, आप अगर अपनी गलती को स्पॉट नहीं कर पाए ना, तो एग्जाम में मार्क्स को स्कोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। आपके जैसे बोलते हैं कि मैम हमें 40 नहीं आता, क्यों नहीं आता? क्योंकि आप अपने आंसर को मैच ही नहीं कर रहे हो। आपको क्या पता कि आईसीआई आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आपको क्या पता कि कैसे आंसर आईसीआई आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आपको पता ही नहीं है तो जो लिख कर आ रहे हो आपको तो सब कुछ ठीक ही लगेगा। तो हमेशा अपने आंसर्स को मैच करोगे, इस चीज को गांठ बांध लो यहीं पे ही कि मैम हाँ, हमारे आपके सेशन खत्म होने के बाद हम जो थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ेंगे अपने आंसर्स को मैच करेंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपकी गलतियां कहां हो रही है, एंड आई कैन गारंटी यू दैट। ओके, उसके बाद जैसे ही आपका सेकंड रिवीजन खत्म होता है, आप अपीयर करने लगेंगे मॉक टेस्ट पेपर पे। मॉक टेस्ट पेपर पे फोकस करना है, अपने रूम में बैठोगे, 3 आवर्स का आप लोग अलार्म लगाओगे और अपना मॉक टेस्ट पेपर देना स्टार्ट कर दोगे। जो भी आपका आंसर्स आप लिखते हो शीट पे, बिल्कुल अपने आप से ऑनेस्ट रह के मॉक टेस्ट पेपर को अपीयर करना। मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे मैडम? क्या हमें कहीं से खरीदने पड़ेंगे? नहीं, आईसीआई की वेबसाइट पे जाओ और मॉक टेस्ट पेपर को डाउनलोड कर लो। कम से कम एक सब्जेक्ट के 2 से 3 मॉक आप सॉल्व करोगे। जब आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, 3 घंटे का अलार्म लगा के जो भी आंसर्स आप लिखते हो उसे फिर खुद से चेक करो। फिर आपको समझ में आएगा कि गलतियां कहां हो रही है और एग्जाम में कौन सी गलतियां नहीं करनी। मान लो आपने मॉक टेस्ट पेपर नहीं दिया, सीधा एग्जाम में जाके आंसर लिखा है, तो एग्जाम में गलतियां करोगे। इससे पहले अपने घर में ही गलतियां कर लो, उस गलतियों को सुधार लो। हमेशा अपने आंसर को, मॉक टेस्ट पेपर के आंसर को खुद मैच करने की कोशिश करो कि कहां गलती हो रही है, ताकि आपके दिमाग में आपको पता चले कि कहां मिस्टेक्स हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आप एक सब्जेक्ट को, या जब भी लेट्स से आप एक चैप्टर को खत्म करते हो, मान लो आपने चैप्टर नंबर 1 को खत्म किया, उसके जितने भी स्टडी मैट के पीछे दिए गए क्वेश्चंस हैं, साथ में उसके जो आरटीपी के क्वेश्चन है, पिछले 3 अटेम्प्ट की आरटीपी को आप लेके बैठोगे, करंट ईयर की आरटीपी और पिछले 3 अटेम्प्ट की आरटीपी को आप लेके बैठोगे। चैप्टर नंबर 1 में से
जहां भी स्टडी मैट के जितने भी क्वेश्चन है उसको कंप्लीट करोगे, आरटीपी के क्वेश्चन को भी साथ में कंप्लीट करोगे। ऐसा मत सोचना कि पूरा जब ऑडिट का सब्जेक्ट खत्म होगा तब मैं आरटीपी को टच करूंगा, नहीं, लास्ट में वो कभी लास्ट आएगा ही नहीं और आरटीपी आप कर ही नहीं पाओगे। तो आपको क्या करना है, जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है फर्स्ट रिविजन में ही, जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ आपने स्टडी मैट पढ़ी, आरटीपी भी पढ़ी, साथ में जब सेकेंड रिविजन पढ़ रहे हो फिर से आप स्टडी मैट आरटीपी साइमल्टेनियसली पढ़ते जाओगे। और अगर आपने ऐसा किया तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको एग्जाम में 60 मार्क्स लाने को। डेफिनेटली इन चीजों पे ध्यान देना स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस कि आप कहां गलत चले जाते हो और जो बच्चे स्कोर करते हैं उनका प्लान क्या रहता है। दिस एग्जैक्टली इज द प्लान एंड दिस इज where you have to focus and I can guarantee you if you focus you will score really good. Okay, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बोलूंगी, हमेशा अपने आंसर्स को ना एग्जाम में पॉइंट्स में लिख कर आना। कभी भी पैराग्राफ में आंसर को मत लिखना, एग्जामिनर आपका आंसर पढ़ के बिल्कुल बोर हो जाएगा। तो हमेशा पॉइंट्स में आंसर लिखना। अगर आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, इनफैक्ट अगर आपके स्टडी मैट में पैराग्राफ में भी आंसर लिखा हुआ है ना, तो भी आपको अपने आंसर को पॉइंट्स में लिखना है एग्जाम में। बहुत ही ज्यादा जरूरी है ये चीज। ओके, और मैम, और हमें क्या चीज पे ध्यान देना चाहिए, लास्ट अगर मैं आपको एक चीज बोलूं तो अगर मान लो आप रिवीजन अपना स्टार्ट कर रहे हो, मैं आपको सजेस्ट करती हूं कि हमेशा 2 सब्जेक्ट्स को आप साथ में रिवाइज करो, एक प्रैक्टिकल और एक साथ में थियोरी। ऐसे मत सोचना कि 10 दिन आपने ऑडिट को दिए और इन 10 दिनों में आप पूरा का पूरा ऑडिट खत्म कर दोगे। ऑलवेज कंबाइन 2 सब्जेक्ट्स हमेशा। हर अगर आप, क्योंकि क्या होता है अपने बोर हो जाते हैं एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते, तो आप क्या करोगे, 2 सब्जेक्ट्स को साथ में पढ़ोगे ताकि अगर एक से बोर हो जाए तो दूसरा पढ़ लो। और बेस्ट टाइम क्या है थियोरी पढ़ने का, थियोरी पढ़ने का बेस्ट टाइम है मॉर्निंग टाइम। तो आप सुबह 5 बजे उठो, 5 से 10 बजे तक थ्योरी अच्छे से पढ़ो, एकदम चकाचक थ्योरी पढ़ो, उसके बाद में प्रैक्टिकल पे शिफ्ट हो जाओ। आप अपना पूरा टाइम टेबल सेट करके रखो कि कौन से दिन आपको कौन सा चैप्टर करना है और कितनी रिवीजन करनी है। ये मेरे को रिपीट करने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 बार रिवीजन करनी है। और मैंने आपको बताया, अगर आप क्रैश कोर्स आपने नहीं लिया है या ऑडिट के कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आते हैं या कुछ आपके अटेम्प्ट लग गए हैं, तो मेरा जो क्रैश कोर्स है ऑडिट पे उसे आप ज्वाइन करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अनअकैडमी पे आपको मेरा क्रैश कोर्स मिल जाएगा और आप उसमें से बिल्कुल ऑडिट की सॉलिड प्रिपरेशन मेरे साथ कर सकते हैं। हमारे अभी फर्स्ट 5 चैप्टर्स की प्रिपरेशन चल रही है। जिन बच्चों ने जो चैप्टर्स मिस कर दिए हैं, आप उन चैप्टर्स के रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। और एक और बात मैं आपको आज बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, जब हम स्टार्ट कर रहे थे मैंने आपको बोला था कि आपके एग्जाम में ट्रू एंड फॉल्स आते हैं 14 मार्क्स के। अगर आपको इन ट्रू एंड फॉल्स में पूरे के पूरे नंबर को स्कोर करना है तो आपको कैसे ट्रू एंड फॉल्स अटेम्प्ट करना है, क्या मिस्टेक आप कर देते हो कि ट्रू एंड फॉल्स में आपको नंबर नहीं मिलते हैं, वो क्या है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से। अगर आपको ट्रू एंड फॉल्स में 2 आउट ऑफ 2 चाहिए तो यू लिसन टू मी केयरफुली। एक ट्रू एंड फॉल्स 2 नंबर का होता है। सिर्फ ट्रू और सिर्फ फॉल्स लिखने से आपको सिर्फ आधा नंबर मिलता है, 1.5 नंबर कट जाता है। रीजन आपका बड़ा अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए। मिस्टेक कहां जाती है रीजन में, मैं आपको बताती हूं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूं। मान लो एक ट्रू एंड फॉल्स आया एग्जाम में, पॉजिटिव कंफर्मेशन, आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। पॉजिटिव कंफर्मेशन, चलो पूरा नहीं लिखती। पॉजिटिव कंफर्मेशन इज अ कंफर्मेशन sent by the auditor to the client where the client means your third party. I've just written a client here, very informal language though, but yes, positive confirmation is a confirmation sent to the auditor to the sent by the auditor to the client where the third party has to reply to the auditor if they agree, only if they, let's say only, only if they disagree to the information written in the confirmation। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। आप इसका आंसर लिखेंगे फॉल्स। आंसर इज, आपने क्या लिखा, फॉल्स। फिर आपने ये लिखकर आ गए कि पॉजिटिव कंफर्मेशन इज अ कंफर्मेशन where the third party has to reply to the auditor if he agrees or disagrees with the information। आप यहाँ पे डेफिनेशन लिखकर आ गए, पॉजिटिव कंफर्मेशन ये होता है।
पर हो सकता है आपने ये लिखकर आ गए कि आपने ये क्या लिखा, पॉजिटिव कंफर्मेशन ये होता है, रीजन में आपने ये दे दिया। हो सकता है आईसीएआई के आंसर्स में ये लिखा हुआ है कि दिस इज नेगेटिव कंफर्मेशन। आपने क्या लिखा, आपने बता दिया कि दिस इज नॉट, आपने क्या बता दिया, आपने बोला पॉजिटिव कंफर्मेशन ये नहीं, ये होता है। पर हो सकता है आईसीआई के आंसर्स में लिखा हुआ हो कि इसको नेगेटिव कंफर्मेशन बोला जाता है। तो अगर किसी ट्रू एंड फॉल्स के दो आंसर्स हो सकते हैं, जैसे इस केस में आपने लिखकर आ गए कि पॉजिटिव कंफर्मेशन ये होता है, हो सकता है आपके आईसीएआई के मटेरियल में या आईसीआई के जो आंसर्स हैं उसमें लिखा हुआ हो कि दिस इज नेगेटिव कंफर्मेशन, रीजन में लिखा हुआ हो दिस इज नेगेटिव कंफर्मेशन। तो अब आपका लिखा हुआ आंसर आईसीआई के मटेरियल के आंसर के साथ मैच नहीं करेगा। तो अब मैच नहीं करेगा तो एग्जामिनर आंसर नहीं देगा, आपको नंबर नहीं देगा। तो इस केस में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि अगर एक ट्रू एंड फॉल्स जैसे ये है, इसमें एक दो आंसर हो सकते हैं, एक तो ये पॉजिटिव कंफर्मेशन और एक नेगेटिव कंफर्मेशन भी ये होता है, आप दोनों चीजें लिखकर आ जाओगे एग्जाम में, ताकि आईसीआई का एक जो भी आंसर है वो आपके आंसर के साथ मैच करे। अगर मैच नहीं करेगा तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो आप लिखकर आएंगे दोनों चीज, अगर किसी एक एमसीक्यू के दो आंसर की संभावना हो सकती है तो दोनों लिखकर आ जाना, हो सकता है कोई भी आपके आंसर में हो, आईसीआई के आंसर में हो। तो ये जो मैंने आपको आज स्ट्रैटेजीज बताई है, अगर आप इन्हें डेफिनेटली फॉलो करते हैं तो एग्जाम में आपको स्कोर करने से कोई ना कोई संभावना ही नहीं है कि आप स्कोर नहीं कर पाओगे। आप डेफिनेटली अच्छे से स्कोर पर कर पाओगे अगर आप मेहनत कर रहे हो। आपके पास बहुत सारा समय है, इस समय को बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइज करो। 3 से 4 बार हर सब्जेक्ट की रिवीजन करो एंड नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग और क्रैकिंग दिस अटेम्प्ट। आई होप आपको ये जो स्ट्रैटेजी प्लान था ऑडिट के ऊपर, आपको बिल्कुल मजा आया इस स्ट्रैटेजी प्लान में। आई होप आपको बहुत बेनिफिट मिलेगी अपनी स्टडीज को प्लान करने में और एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी को फ्रेम करने में। दैट इज इट फॉर नाउ। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग हार्ड।